हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है हमारे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपकी जनरल इलेक्टिव हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों, आप लोगों के हिंदी के असाइनमेंट का एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। मॉर्निंग के अंदर मैंने आप लोगों के लिए वो वीडियो डाली थी एंड दूसरा आंसर मैं आप लोगों को अभी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज आप लोगों को ये आपका असाइनमेंट सबमिट करना है, तो आप लोग अच्छे से अपना असाइनमेंट बनाकर आज इसे ज़रूर सबमिट कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में एंड क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि 21वीं सदी में हिंदी के कौन कौन सी वैश्विक चुनौतियां हैं, संक्षिप्त में उनकी चर्चा कीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि 21वीं सदी में जो हिंदी लैंग्वेज है उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन सी वैश्विक चुनौतियां हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को इन तीनों चीज़ों के बारे में बताना है अपने क्वेश्चन के आंसर में। तो दोस्तों, चलिए फटाफट से मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन करके सारे पॉइंट को अच्छे से डिस्कस कर लेती हूँ। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो दोस्तों, आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में परिचय कुछ इस तरीके से देना है कि 21वीं सदी वैश्वीकरण की सदी है। इसमें ज्ञान विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी का बोलबाला हो रहा है। दूसरी ओर प्रकृति मनुष्य के आक्रमणों को झेलते हुए अब पलटवार करने लगी है। भूकंप, बादल फटना, ज्वालामुखी फटना, भूरक्षण, समुद्र में सुनामी जैसी आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। नई नई बीमारियां और प्राकृतिक आपदाएं 21वीं सदी में नवीन चुनौती बनकर उभर रही हैं। इन्हीं वैश्विक चुनौतियों का अंग है मनुष्य द्वारा भीषण से भीषण अस्त्र शस्त्रों का निर्माण, युद्ध के नियत नए स्वरूप, बाजारीकरण, उद्योगीकरण, उदारीकरण, आधुनिकरण के कंधों पर सवार वैश्वीकरण, भाषा, साहित्य, संस्कृति, मानवीयता के समक्ष नए संकट और नई चुनौतियां लेकर प्रस्तुत हो रही हैं। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजों द्वारा बड़ी संख्या में भारतीय मजदूरों को एग्रीमेंट के अंतर्गत मॉरिशस, फिजी, सुरनाम, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में भेजा गया। ये मजदूर ग्रीमिटिया मजदूर कहलाए। ग्रीमिटिया शब्द अंग्रेजी के एग्रीमेंट शब्द का ही बिगड़ा हुआ रूप है। प्रवासी भारतीयों का एक बड़ा दल सबसे पहले मॉरिशस गया। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका आदि में हजारों भारतीय समुद्र जहाज से पहुंचे। ये मजदूर प्रिय उत्तर और मध्य भारत के हिंदी भाषी प्रदेशों से गए थे, इसलिए हिंदी की विविध बोलियां जैसे कि भोजपुरी, अवधी, मैथिली, ब्रज आदि का प्रयोग करते थे। ये अपने साथ समान के नाम पर रामचरितमानस, हनुमान चालीसा जैसी धार्मिक पुस्तकें ही ले जा पाए थे। इन्होंने अपने अपने देश में हिंदी को वहाँ की स्थानीय बोली और भाषाओं के साथ मिलाकर हिंदी की जो भाषिक शैली बनाई, उन्हें डॉक्टर विमलेश कांति वर्मा ने फिजी बात, सरनामी हिंदी, नैतिली तथा प्रिय 4 वर्ग में बांटा है। अंग्रेजों द्वारा दिखाए गए सुनहरे सपनों को आंखों में सजाए वे लंबी कष्टदायक समुद्री यात्रा करके जब इन देशों में पहुंचे तो वहां की कठिन परिस्थितियों के बीच अपार कष्ट सहते हुए ही जी तोड़ मेहनत करने के लिए मजबूर किए गए। उनके सपने छिन्न भिन्न हो गए। एग्रीमेंट से बंधे होने के कारण तथा भारत भूमि से हजारों किलोमीटर दूर होने के कारण वे वापस भी नहीं लौट सकते थे। ऐसे में उन्होंने स्थितियों के साथ समझौता कर लिया और इन देशों को अपने खून पसीने से सींचकर हरा भरा तथा उन्नत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद शाम को मनोरंजन के नाम पर उनके पास केवल एक ही साधन होता था, चौपाल पर लगने वाली बैठक। इन्हीं बैठकों में वे रामचरितमानस का पाठ करते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे और अपनी बोलियों में लोकगीत गाते थे। कालांतर में इन्हीं मजदूरों के बीच से कुछ साहित्यकार निकले जिन्होंने इन ग्रीमिटिया मजदूरों की दर्दनाक स्थितियों का लोभ हर्षक वर्णन अपने उपन्यासों और कहानियों में किया। मॉरिशस के प्रेमचंद कहे जाने वाले कथाकार माननीय
अभिमान्य अनंत की रचनाएं इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। लाल पसीना शीर्षक उपन्यास तो गृह मीडिया मजदूरों के शोषण और पीड़ादायक जीवन का जीवंत दस्तावेज कहलाता है। लगभग सभी गृह मीडिया देशों में इस प्रकार की अनेक रचनाएं लिखी गईं जो प्रवासी हिंदी साहित्य की नींव बन गईं। इन्हीं रचनाओं से हिंदी का वैश्विक स्वरूप निर्मित होना शुरू हुआ। दोस्तों ये है हमारा इंट्रोडक्शन। दोस्तों इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई गई है वो सभी आप लोगों के आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों आप लोग इंट्रोडक्शन को अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस पूरे इंट्रोडक्शन को आप लोग अपने असाइनमेंट में मेंशन तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है वो वर्ल्ड लेवल पर कैसे फैलना शुरू हुई। तो दोस्तों आप लोगों को इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 21वीं सदी में वैश्विक हिंदी के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ। तो दोस्तों 21वीं सदी में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं हमारे हिंदी के सम्मुख, यही आपके क्वेश्चन के आंसर में आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों चलिए फटाफट से 1 बाय 1 करके इन पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। 21वीं सदी में वैश्विक हिंदी के समक्ष अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं जिनके समाधान की आवश्यकता है। इनमें से प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं। विश्व में हिंदी शिक्षक का मानक स्वरूप निर्धारित करना, हिंदी व्याकरण वर्तनी में एक रूपता लाना, हिंदी साहित्य का प्रमुख विदेशी भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध कराना, नवीन तकनीकों के अनुरूप हिंदी को अध्ययन करना, प्रवासी हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है विश्व में हिंदी शिक्षण का मानक स्वरूप निर्धारित करना। तो दोस्तों चलिए फटाफट से इस पॉइंट को देख लेते हैं। इन चुनौतियों में सर्वप्रमुख है विश्व में हिंदी शिक्षण का मानक स्वरूप निर्धारित करना। वास्तव में विश्व की भाषाओं में इतनी अधिक विविधता है कि पूरे विश्व के लिए हिंदी शिक्षण का एक मानक पाठ्यक्रम बनाना कोई हंसी खेल नहीं है। मेरे विचार में इस चुनौती का सामना करने के लिए विश्व हिंदी सचिवालय को विश्व की 20 से 25 प्रमुख भाषाओं के हिंदी प्रेमी शिक्षाविदों की एक समिति बनानी चाहिए। वह शिक्षाविद भारतीय हिंदी शिक्षाविदों एवं तकनीकी विशेषज्ञों के साथ मिलकर वैश्विक हिंदी शिक्षण का एक मानक पाठ्यक्रम तैयार करें। इस पाठ्यक्रम में 50% सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम हो और शेष 50% पाठ्यक्रम उस देश की भाषा और संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि हिंदी शिक्षण मुख्यतः देवनागरी लिपि के मध्य से हो। इस बिंदु पर विस्तार से विचार करें तो हमारे सामने दो बातें उभर कर आती हैं। एक, विदेशों में हिंदी शिक्षण में क्या कठिनाइयाँ हैं, चुनौतियाँ हैं, समस्याएं उपस्थित होती हैं। दूसरा, इन चुनौतियों के समाधान के लिए प्रयास किए जाएं। समाधान के बिंदु क्या हैं, किस प्रकार हम इन समस्याओं को दूर करके विश्व में हिंदी शिक्षण को दृढ़ता प्रदान कर सकते हैं और किस प्रकार हिंदी को वैश्विक स्वरूप प्रदान करने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर बताया गया है कि जो सबसे बड़ी चुनौती है हिंदी के सामने इस समय वो है विश्व में हिंदी शिक्षण का मानक स्वरूप निर्धारित, यानी कि पूरे वर्ल्ड में हम हिंदी का कोई एक पाठ्यक्रम नहीं डाल सकते, कोई एक पाठ्यक्रम लागू नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो पूरी दुनिया है इसके अंदर इतनी अलग अलग तरीके की बोलियां भाषा बोली जाती हैं कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसीलिए कोई एक पाठ्यक्रम इन सभी के लिए सही नहीं बैठ सकता। कोई एक पाठ्यक्रम इन सभी टाइप के जो लोग जो भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको हिंदी नहीं सिखा सकता। इसलिए दोस्तों ये ज़रूरी है कि हम हर देश के अकॉर्डिंग हिंदी का पाठ्यक्रम तैयार करें जिसके अंदर 50% सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम हो और 50% पाठ्यक्रम उस देश की भाषा संस्कृति के अनुरूप हो। तो दोस्तों आप लोगों को ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी व्याकरण वर्तनी में एक रूपता लाना। 21वीं सदी में हिंदी की दूसरी वैश्विक चुनौती है हिंदी व्याकरण वर्तनी में एक रूपता लाना। इसमें कोई शक या संदेह नहीं है कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि विश्व में सर्वाधिक वैज्ञानिक है। इसके पक्ष में अनेक तर्क दिए जो सर्वविवादित हैं। स्थान भाव और अनावश्यक विस्तार से बचने के लिए यहाँ वह तर्क नहीं दिए जा
रहे हैं। हिंदी वर्तनी और देवनागरी लिपि के मानवीकरण के प्रयास सर्वप्रथम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा 20वीं सदी के प्रारंभ में किए गए। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निर्देशालय द्वारा विधिवत रूप से गठित विद्वानों की समिति ने समय समय पर हिंदी की वर्तनी और देवनागरी लिपि के मानवीकरण हेतु दिशा निर्देश जारी किए। इससे एक रूपता लाने में पर्याप्त मदद मिली। इसके बावजूद हिंदी वर्तनी और देवनागरी लिपि में अभी कुछ विवादास्पद बिंदु शेष हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। हिंदी की वर्तनी की ही भांति हिंदी के व्याकरण के भी मानवीकरण की अत्यधिक आवश्यकता है। सो दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आप लोगों को इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। दोस्तों, हमारा थर्ड पॉइंट है हिंदी साहित्य का प्रमुख विदेशी भाषाओं में अनुवाद। हिंदी साहित्य का प्रमुख विदेशी भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध करवाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। इस कार्य को विश्व के अनेक विद्वान अपने अपने स्तर पर वर्षों से करते आ रहे हैं। इसी के प्रमाण स्वरूप हिंदी और संस्कृति की सैकड़ों श्रेणियां श्रेष्ठ रचनाओं का अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में किया जा चुका है। हिंदी के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के कालजिया उपन्यास गोधन का विश्व की 20 से अधिक भाषाओं में अनुवाद होना इस बात का परिणाम है कि विदेशियों के मन में भारत और भारत के प्रमुख भाषाओं में रचित साहित्य के प्रति कितना उत्सुकता है। आज जब पूरा विश्व भारत और भारतीय संस्कृति के प्रति आदर भाव से आकृष्ट हो रहा है, ऐसे में हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कृतियों का विश्व की प्रमुख भाषाओं में अनुवाद करवाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। अब इस कार्य को व्यक्तिगत प्रयासों तक सीमित न करके संस्थागत स्वरूप से किया जाना चाहिए ताकि इस कार्य को सुचारू गति प्रदान की जा सके। तो दोस्तों, ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बताया गया है कि हिंदी साहित्य की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको विदेशी भाषा में अनुवाद करवाना। दोस्तों, हमारे इंडिया की ऐसी बहुत सारे पुराने उपन्यास हैं और आज के टाइम में भी ऐसी बहुत सारी फेमस बुक्स लिखी जाती हैं जिनका बाहर की लैंग्वेज के अंदर जिनको ट्रांसलेट किया जाता है। दोस्तों, ये ट्रांसलेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ट्रांसलेशन की फैसिलिटी नहीं होगी तो हम एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे की किताबों के बारे में कभी जान ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए अगर हमें हिंदी को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना है तो ज़रूरी है कि हिंदी की जो बहुत फेमस रचनाएं हैं उनका अदर लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशन किया जाए और जो दुनिया है वो उन्हें पढ़े ताकि उनको हिंदी की महानता के बारे में पता चल सके। सो दोस्तों, आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नवीन तकनीक के अनुरूप हिंदी को अध्ययन करना। नवीन तकनीक के अनुसार हिंदी को अध्ययन करना वर्तमान सदी में वैश्विक हिंदी के प्रमुख एक चुनौती इसलिए है क्योंकि 21वीं सदी तकनीक की सदी है। विगत सदी में तकनीक की जो शुरुआत हुई थी, वर्तमान सदी ने उसमें पंख लगा दिए हैं। इस तकनीक का विकास पश्चिमी देशों में हुआ। अंततः स्वाभाविक रूप से इसके विकास और प्रचार प्रसार की भाषा अंग्रेजी रही है। तकनीकी विकास की इस आंधी में हिंदी और भारतीय भाषाओं की भूमिका कुछ देर से शुरू हुई। हिंदी में टाइपराइटर बनाने की बात हो, चाहे कंप्यूटर और इंटरनेट पर हिंदी और भारतीय भाषाओं की उपस्थिति का प्रश्न, ये कार्य विलंब से पहले ही शुरू हुआ और किंतु इसे विगत कुछ दशकों में जो गति पकड़ी उससे सारे विश्व आश्चर्यचकित हो गया। ये सही है कि हिंदी ने अपने लचीलेपन के कारण बहुत शीघ्र ही तकनीक के विभिन्न रूपों को अपनाने का प्रयास किया। टाइपराइटर से कंप्यूटर तक की इस यात्रा में हिंदी की वर्तनी में अनेक परिवर्तन करने पड़े, जिसके कारण वर्तनी में कुछ नई समस्याएं भी उत्पन्न हुई और उनके परिणाम स्वरूप कुछ शब्दों के अशुद्ध रूप भी प्रचलित हो गए। उदाहरण के लिए श्रृंगार, श्रृंखला, चिन्ह जैसे अशुद्ध रूप हिंदी टाइपराइटर की सीमाओं के कारण ही प्रचलित हुए। कंप्यूटर के आने पर हिंदी में अनेक प्रकार के फुस्ट विकसित किए गए, किंतु इन अलग अलग प्रकार के
के कारण कंप्यूटर पर अंकित हिंदी की सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने या उसका प्रिंट लेने में अनेक परेशानियां उत्पन्न होने लगी। तो दोस्तों आप लोगों को तीसरा पॉइंट भी ध्यान रखना है। दोस्तों तीसरे पॉइंट के अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि जो हमारी नई टेक्नोलॉजी आई है, ये जो टेक्नोलॉजी है ये सबसे पहले इंग्लिश भाषा के अंदर आई और जिसकी वजह से इंग्लिश भाषा लगभग पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गई। हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है वो इस टेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ देर से आई और हिंदी भाषा के अंदर जो कंटेंट मिलता है हमें ऑनलाइन इंटरनेट में, वो बहुत देर बाद जाकर मिला। लेकिन दोस्तों जब ये हिंदी चीज़ आई, यानी कि हिंदी की जो लैंग्वेज है ये हमारी इंटरनेट की दुनिया में आई, तो इसने बहुत तेज़ी से गति पकड़ी। लेकिन दोस्तों अभी भी इसके अंदर बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना इसमें करना पड़ता है। तो दोस्तों आप लोगों को इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रवासी हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर। विगत लगभग 150 वर्षों में गिरिमिटिया देशों में तथा लगभग 100 वर्ष में अन्य देशों में प्रवासी हिंदी साहित्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया है। ये साहित्य प्रवासी भारतीयों की मनोदशा को तो दर्शाता ही है, उनके संघर्ष, आस्था, विश्वास और जीविष्य को भी व्यक्त करता है। इस का विविधता इतिहास लेखन 21वीं सदी में वैश्विक हिंदी की एक बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। विश्व भर में स्थित अलग अलग देशों में भारतीयों द्वारा हिंदी में रचनाएं रचाया गया ये प्रवासी साहित्य एकत्रित करना और उसका इतिहास के रूप में प्रस्तुत करना कोई सरल कार्य नहीं है। इस कार्य को करने के लिए विश्व हिंदी सचिवालय और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय को मिलकर योजना बनानी चाहिए। भारतीय सरकार के सक्रिय आर्थिक सहयोग के बिना ये कार्य आसमान से तारे तोड़े जाने जैसा ही प्रतीत होता है। इस कार्य के लिए एक वैश्विक समन्वय समिति बनाई जाए। इस समन्वय समिति में विश्व के प्रमुख देशों से हिंदी प्रेमी विद्वानों और साहित्य सेवियों को शामिल किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट ख़त्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। दोस्तों बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे पॉइंट आप लोगों को अपने असाइनमेंट के अंदर मेंशन करने हैं। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड येस गाइज, अगर आप लोगों का कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं हो पाया है तो दोस्तों आप लोगों को एक और मौका दिया जाएगा असाइनमेंट सबमिट करने का। मैंने उससे रिलेटेड प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाई है, आप लोग जाकर चैनल के ऊपर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।